Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है, इसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में आधुनिक भौतिकी में आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है संभारी आइसोबार्स, या कहीं कहीं आप इसको संभारिक भी आपको मिलेगा, है ना, संभारिक। तो आज हम लोग समझेंगे कि संभारिक क्या होता है, या संभारिक क्या है, या आइसोबार्स क्या होता है ना, इसको समझेंगे। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। संभारिक, जैसा कि यह नाम है, आप इसको अगर हिंदी में पकड़ना चाहेंगे, सम मतलब बराबर और भारी मतलब भार, जिसको वेट बोलते हैं, तो बराबर भार का। अब किसके बराबर भार का? तो अगर कोई भी तत्व है ना, कोई ऐसा तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, तो समभारिक मतलब बराबर भारिक, अर्थात द्रव्यमान जो हो वह किसी तत्व का अगर बराबर हो और उसका जो आपका परमाणु संख्या है वह भिन्न भिन्न हो तो वह समभारिक कहलाएगा। हम अभी इसका उदाहरण भी देंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भी। तो समभारिक या आइसोबार्स क्या होगा, समभारिक क्या होगा? तो कुछ तत्व ऐसे हैं, है ना, कुछ तत्व ऐसे हैं कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं, जिनके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं या अलग होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, परमाणु संख्या अलग होते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं, ये एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं, है ना। ऐसे परमाणुओं को समभारी कहते हैं, ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। तो अब देखिए यहां से यह बात साफ समझ में आ गया कि समभारिक किसको कहते हैं। परमाणु भार समान हो, अब ऐसा उदाहरण जो है कि जिसमें परमाणु भार अर्थात जो एटॉमिक वेट है यह समान होगा लेकिन परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर है यह भिन्न भिन्न होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे परमाणुओं को हम क्या बोलेंगे? समभारिक कहेंगे। अब अगर ऐसा है तो इसका एग्जाम्पल भी देखना होगा। तो और देखिए इसका अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो देखिए यहीं पर मिलेगा। एक है आपका जो आपका कार्बन होता है ना, कार्बन 14, कार्बन 14। आप जानते हैं कि कार्बन का जो है 3 अलग अलग समस्थानिक होता है। तो एक जो आपका आप जानते हैं कि एक तो है आपका कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। तो ये जो कार्बन 614 है और एक है आपका नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, ये है आपका नाइट्रोजन 714। तो ये यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये जो कार्बन का जो 614 वाला एग्जाम्पल है और जो नाइट्रोजन 714 वाला है, इसमें देखिए यहां भी जो कार्बन का द्रव्यमान है ये 14 है और यहां भी नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है ये परमाणु द्रव्यमान है ये 14 है। मतलब दोनों में ही, कार्बन और नाइट्रोजन में ही जो परमाणु द्रव्यमान है वह सेम है, परमाणु द्रव्यमान, है ना, ये या सॉरी परमाणु भार ये क्या है? सेम है। परमाणु भार दोनों का कितना है? 14 है, जबकि दोनों का जो परमाणु संख्या है अलग अलग है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। मतलब एक का 6 है और एक का 7 है। तो जब परमाणु द्रव्यमान दोनों का बराबर है, 14-14 दोनों में है, तो यह जो कार्बन और नाइट्रोजन हुआ ये आपस में क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे समभारिक या समभारी या आइसोबार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। और अगर आप समझना चाहेंगे तो एक एग्जाम्पल और भी आपको मिल जाएगा, दूसरा देख लीजिए। इसमें हो जाएगा आपका जो ऑर्गन है 18, AR से डिनोट करते हैं ऑर्गन को, जो एक इनर्ट गैस है ऑर्गन, और इसका हो गया आपका
यह होता है 18 और 40। एक हो गया ऑर्गन। एक है पोटेशियम जो के होता है 19 और 40, है ना, इसका भी परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। ये ऑर्गन, ये हो गया आपका पोटेशियम। और एक है कैल्शियम, है ना, ये होता है 20 और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु भार जो होता है 40। तो अगर आप यहाँ पर ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों को देखेंगे तो ऑर्गन का जो परमाणु भार है 40, पोटेशियम का जो परमाणु भार है 40 और कैल्शियम का जो परमाणु भार है 40। तो ये तीनों का ही परमाणु भार सेम है। जबकि इसका अगर परमाणु संख्या की बात कीजिएगा तो ये 18 है ऑर्गन का, 19 है पोटेशियम का और 20 है कैल्शियम का। तो यहां पर भी आप देखते हैं कि परमाणु भार सेम है ना, परमाणु भार सबका 40 है, जबकि परमाणु संख्या जो है यह अलग अलग है ना, परमाणु संख्या अलग अलग है। ऑर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा कि परमाणु भार जो है जिसका इसका क्या हो, सेम हो जाए, तो परमाणु भार सेम हो जाए और इसका जो परमाणु संख्या है अलग अलग हो जाए, तो यह क्या कहलाएंगे, आपस में समभारिक कहलाएंगे, समभारी कहलाएंगे या फिर आइसोबार्स कहलाएंगे। अब यहां पर समभारी को हमने समझा। अब समभारिक के उपयोग, इसका इस्तेमाल कहां होता है, यह भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे सिर्फ इसका जो है सिर्फ ये जाने से मतलब मजा नहीं आता, लेकिन अगर आप इसकी उपयोगिता को जानेंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि समभारिक का यूज क्या क्या है, उपयोग क्या क्या है। तो देखिए, अगर आप इसके यूजेस की बात करें, उपयोग या यूजेस जो कहें आप, तो देखिए इसका जो समभारिक है यह परमाणु रिएक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। किसमें होता है, तो परमाणु रिएक्टर में। परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर जब बनता है तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है, समभारिक का। समभारिक का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में होता है। और देखिए दूसरा है घेघा बीमारी, जो गलगंड जिसको बोलते हैं, जो गला का फूल जाना, ये जो घेघा बीमारी होता है ना, घेघा बीमारी के उपचार में, है ना, घेघा बीमारी के उपचार में आयोडीन गैस समभारिक का इस्तेमाल होता है। घेघा बीमारी के उपचार में, है ना, उपचार में आयोडीन के समभारिक का इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, आयोडीन के समभारिक का उपयोग होता है, तो यहां पर देखिए अगर आयोडीन के समभारिक का इस्तेमाल घेघा बीमारी के उपयोग में होता है, तो अब आपको यहां से ये बात समझ में आता होगा कि ये जो समभारी है ये कितना यूजफुल है, कितना इसका जो है इसका भी उपयोग है। ठीक है। और तीसरा है जो कैंसर होता है, जो कैंसर रोग आप जानते ही हैं, तो कैंसर बीमारी की चिकित्सा में, है ना, कैंसर रोग की चिकित्सा में, कैंसर रोग की चिकित्सा में भी इसका इस्तेमाल होता है मित्र। किसका, तो समभारिक का, है ना। कैंसर रोग की चिकित्सा में आपका जो कोबाल्ट है इसके समस्थानिक का इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का की चिकित्सा में कोबाल्ट के समस्थानिक का इस्तेमाल होता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, कोबाल्ट के समस्थानिक का, ये भी इसका इस्तेमाल हो गया। और हो गया घेघा, कैंसर हो गया। और चौथा है अंतरिक्ष विज्ञान में, है ना, अंतरिक्ष विज्ञान। तो जो अंतरिक्ष विज्ञान है इसमें भी समभारिक तत्वों का इस्तेमाल होता है। अंतरिक्ष विज्ञान में समभारिक तत्वों का इस्तेमाल होता है। समभारिक तत्वों का उपयोग होता है। तो देखिए चार उपयोग हो गया। और जो एक उपयोग होता है वह होता है मौसम के नक्शे में। मौसम का जो नक्शा बनता है, मैप बनाई जाती है, तो उसमें भी आपका समभारिक तत्वों का प्रयोग होता है। तो यहां लिख देंगे मौसम के नक्शों में, है ना, मौसम के नक्शे में या नक्शे में, मौसम के नक्शे में, है ना, समभारिक तत्वों का उपयोग होता है। समभारिक तत्वों का इस्तेमाल या प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है ना। तो ये 5 यूजेज हैं जिसको आप याद रखिएगा।
परमाणु रिएक्टर के इस्तेमाल में संभारिक का इस्तेमाल होता है। घेघा बीमारी जो गला की होती है, इसमें आयोडीन के समस्थानिक का उपचार का जो है उपयोग होता है, इसके द्वारा घेघा बीमारी का उपचार किया जाता है। तो ये घेघा और जो कैंसर रोग के इस्तेमाल में है ना, कैंसर रोग की चिकित्सा में कोबाल्ट के समस्थानिक का इस्तेमाल होता है। तो ये जो 2 और 3 नंबर है, घेघा बीमारी में आयोडीन के संभारिक का इस्तेमाल और कैंसर रोग की चिकित्सा में कोबाल्ट के समस्थानिक लिख दिया हमने, यहाँ संभारिक होगा, सॉरी, के में कोबाल्ट के समभारिक, कोबाल्ट के संभारिक का उपयोग होता है। और अंतरिक्ष विज्ञान में भी जो है आपका अंतरिक्ष विज्ञान में संभारिक का, तो तीसरा हो गया अंतरिक्ष विज्ञान में, और चौथा है, पांचवा है मौसम के नक्शे में भी जो है आपका संभारिक तत्वों का प्रयोग होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए संभारिक का इस्तेमाल होता है। और संभारिक क्या है? जिसमें कि परमाणु भार सेम हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो जाए। और देखिए संभारिक में एक बात और याद रखिएगा कि संभारिक के जो रासायनिक गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ ये भी नोट किया जाए, संभारिक के, है ना, संभारिक के रासायनिक गुण जो होते हैं मित्र भिन्न भिन्न होते हैं, कि रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कि अगर दो तत्व आपस में संभारिक है तो इसका मतलब क्या है? दोनों का रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और याद रखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या सब में अलग अलग होता है ना। इसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीनों का संख्या सब में क्या होता है? अलग अलग होता है। यहां लिख सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। मतलब कि अगर 2 तत्व आपस में संभारिक है तो दोनों में क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगा। स्वाभाविक बात है, आप जानते हैं कि जैसे ही न्यूट्रॉन निकलता है, जब हम इसके मास में, परमाणु भार में परमाणु संख्या को माइनस करते हैं, अर्थात जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या है, इसको जब परमाणु द्रव्यमान में माइनस करते हैं तो आप क्या निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो जब सब में जो भी 2 तत्व आपस में संभारिक होगा उसके लिए ये तो हरदम होगा कि उसका जो परमाणु संख्या है वह अलग अलग होगा। जब परमाणु संख्या अलग अलग होगा और ऊपर वाला द्रव्यमान जो परमाणु भार है वह सबका सेम है, तो जैसे ही उसमें अलग अलग संख्याएं घटेगी तो अलग अलग वैल्यू आएगा। तो न्यूट्रॉन का संख्या तो सब सेम हो ही नहीं सकता, न्यूट्रॉन तो हरदम संख्या इसमें क्या होगी? अलग अलग ही होगी। जो भी दो तत्व आपस में संभारिक होंगे उसके न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा अलग अलग होगी। और साथ ही न्यूट्रॉन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। ये भी बात याद रखा जाए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या जो है ना, प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होती है, संख्या भी अलग अलग होती है। मतलब एक भिन्न भिन्न होती है, मतलब एक जैसा नहीं होता है, भिन्न भिन्न होती है। तो यह भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। तो संभारिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न अलग अलग होती है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। किसमें? 2 संभारिक में। उपयोग को भी आपने देख ही लिया। तो मित्र ठीक है, आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।